नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज के है खास कृषि समाचार में। राहत सह बचत योजना का लाभ उठाएं प्रदेश के मछुआरे। भूमि पर सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण कराए, सरकार दे रही है अनुदान। पानी की किल्लत के बीच स्प्रिंकलर सिंचाई विधि से सब्जियों सींचे किसान। जून, जुलाई और अगस्त के महीने मछलियों के प्रजनन की अवधि मानी जाती है। इन महीनों में मछलियां प्रजनन करती है ताकि नदियों में मत्स्य बीज का स्वतः संचय हो सके। इससे नदियों में मछलियों का उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सकेगी। इसलिए ये 3 महीने मत्स्य शिकार माही के प्रतिषेध महीने घोषित किए गए हैं। राहत सह बचत योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले मछुआरों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक मछुआरे से 1500 रुपये वार्षिक अंशदान किश्त में लिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा 1500 रुपये का वार्षिक अंशदान प्रत्येक मछुआरे को प्रदान किया जाएगा। इसे अर्जित सूद सहित संचित मूल राशि को संबंधित मछुआरों को मत्स्य शिकार माही प्रतिषेधित महीनों में उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक मछुआरे को प्रतिबंधित महीनों में 4500 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना से मछुआरों की आजीविका भी बाधित नहीं होगी तथा मछलियों का प्रजनन भी निर्बाध गति से जारी रहेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 है। बिहार सरकार के भूमि संरक्षण निदेशालय की ओर से भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत बांका, मुंगेर, गया सहित दक्षिण बिहार के 17 जिले के किसानों के लिए निजी एवं सामुदायिक भूमि पर सिंचाई कूप निर्माण हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। योजना के तहत निजी भूमि पर 10 फीट व्यास एवं 30 फीट गहराई तथा सामुदायिक सरकारी भूमि पर 15 फीट व्यास एवं 30 फीट गहराई के सिंचाई कूप का निर्माण कराया जाएगा ताकि किसान भाइयों के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जा सके। निजी भूमि पर 80% तथा सामुदायिक भूमि पर सिंचाई कूप निर्माण के लिए 100% अनुदान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इच्छुक किसान अथवा किसान समूह 25 अक्टूबर 2023 तक कृषि विभाग बिहार सरकार के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून की अनिश्चितता के बीच भी फसलों को तो बचाना ही है, इसलिए हमें सिंचाई की वैसी पद्धतियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे पटवन भी हो सके और पानी की भी कम खपत हो। स्प्रिंकलर सिंचाई में पानी को महीन महीन बूंदों में बदलकर फसलों पर वर्षा की बूंदों के समान गिराया जाता है, जिससे फसलों की सिंचाई हो जाती है। स्प्रिंकलर से सिंचाई करने के लिए स्प्रिंकलर को फसलों के अनुसार उचित दूरी पर लगाने के बाद पंप चलाया जाता है, जिससे पानी तेज बहाव के साथ पाइप में आता है और स्प्रिंकलर में लगी नोजल पानी को वर्षा की फुहारों की तरह फसलों पर गिराती है। इस पद्धति में भूमि पर जल का जमाव भी नहीं होता है और कम पानी में फसल सिंचाई हो जाती है। किसान भाई पानी के साथ साथ उर्वरक, कीटनाशक एवं खरपतवारनाशक आदि दवाइयों का छिड़काव भी आसानी से इस पद्धति से कर सकते हैं। धान और सब्जियों की सिंचाई में स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति काफ़ी कारगर होती है। अगर किसान भाई नियमित फसल के साथ अतिरिक्त आय लेना चाहते हैं तो वे खाली पड़ी जमीन पर गेंदे की खेती करके काफी अच्छा कमाई कर सकते हैं। गेंदे के फूलों की बाजार में मांग देखते हुए किसानों के लिए गेंदा के उन्नत प्रभेदों से इसका उत्पादन बेहद लाभकारी साबित होगा। खास बात तो यह है कि इसकी खेती कम जगह पर भी काफी आसानी से की जा सकती है। बिहार की मिट्टी को देखते हुए अफ्रीकन गेंदा, क्लाइमेक्स कॉलरेट, जुबली इंडियन चीफ, ग्राउंड ऑफ गोल्ड, फर्स्ट लेडी गेंदा के उन्नत प्रभेद को अपनाएं। आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। मंडी भाव में आज चलते हैं बाहर सब्जी मंडी में और जानते हैं सब्जियों के ताज़ा भाव। बैगन गोल 4000 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 2000 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 2000 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में कहीं भारी बारिश तो कहीं छिटपुट बारिश की संभावना है।
साथ ही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं पूनम आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि जगत की तमाम खबरें खेती के माध्यम से, जिसमें हमने मंडी भाव, सफलता की नई कहानी और मौसम संबंधी समाचार के अलावा तकनीकी जानकारी दी। तकनीक जो कृषि कार्य को बेहद आसान बना देता है। आज हम इसी कड़ी में बात करेंगे कृषि क्षेत्र में होने वाले संचार यानी कि ड्रोन के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे सरसों की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। तो सबसे पहले एक शॉर्ट ब्रेक, तो हम जल्द हाजिर होंगे। खुशहाल किसान है, लोग हैं आश्वस्त, शुद्ध हवा अन्न है और शुद्ध है पर्यावरण। विश्व गुरु बनने का मार्ग अब है प्रशस्त। हर साल फसल के अवशेष जलने से राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण तो होता ही है, मिट्टी का नुकसान और कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फसल अवशेष जलाए जाते हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। इनमें से एक है फसल अवशेष प्रबंधन योजना। पराली काटने से लेकर उसके निस्तारण के लिए जो नई व्यवस्था बन रही है, नई मशीनें आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नई सुविधा बन रही है, जो ये नए जैविक ईंधन प्लांट लग रहे हैं, इन सब से गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। फसल अवशेष प्रबंधन योजना का उद्देश्य पर्यावरण को वायु प्रदूषण से बचाना है और फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले पोषक तत्वों और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के नुकसान को रोकना है। इस योजना के तहत किसानों को सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्चर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर व अन्य मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनके प्रयोग से कृषि सिर्फ आसान ही नहीं हो रही है, बल्कि किसान के स्वास्थ्य और आमदनी पर भी सकारात्मक असर पड़ रहा है। फसल अवशेषों का उपयोग पेपर बनाने, मशरूम उत्पादन, कंपोस्ट बनाने और ईंधन के रूप में भी होता है। धान की पराली के कुशल बाह्य स्थिति प्रबंधन को सक्षम करने के उद्देश्य से लाभार्थी या एग्रीगेटर, जिसमें किसान, ग्रामीण उद्यमी, किसानों की सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, एफपीओ और पंचायतें शामिल हैं, और धान की पराली का उपयोग करने वाले उद्योगों के द्विपक्षीय समझौते के तहत धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला के लिए तकनीकी वाणिज्यिक प्रायोगिक परियोजनाएं स्थापित करने के प्रावधान किए गए हैं। सरकार द्वारा परियोजना प्रस्ताव में शामिल 1.5 करोड़ रुपए तक की लागत वाली मशीनरी की पूंजीगत लागत पर 65% की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। परियोजना के प्राथमिक प्रमोटर के रूप में उद्योग को परियोजना लागत का 25% अंशदान करना होगा और शेष 10% लाभार्थी या एग्रीगेटर का अंशदान होगा। फसल अवशेष प्रबंधन मशीन खरीदने के लिए 50% सब्सिडी उन किसानों को जो अकेले खेती करते हैं, 80% सब्सिडी किसान, एफपीओ और 5 पंचायतों की सहकारी समितियों को तथा पिछले 5 सालों में 3,138 करोड़ रुपए से अधिक किसानों को मशीनों पर सब्सिडी और सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए जारी किए गए हैं। 8-10 ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी इस दिशा में पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहा है।
उनके द्वारा तैयार किया गया पूसा बायो डिकम्पोजर एक ऐसा छोटा कैप्सूल है जो फसल अवशेषों को लाभदायक कृषि अपशिष्ट खाद में बदल देता है। आज ये आधुनिक कृषि यंत्रों से किसान पराली को गाठे बना के बेचता है, जिससे उसकी इनकम भी बढ़ी है और प्रदूषण होने से बचा है। सरकार फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। पिछले 5 सालों में इस योजना के लिए पंजाब को 1426, हरियाणा को 916, उत्तर प्रदेश को 713 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 6 करोड़ रुपए से अधिक तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को किसानों के लिए सूचना, शिक्षा एवं प्रदर्शन की दिशा में 75 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की गई। खास बात ये कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने सिस्टम को और ज्यादा सुचारू रूप से चलाने वाला बनाने के लिए एक मल्टी लैंग्वेज मोबाइल ऐप भी बनाया है, जिसे फार्म्स यानी फार्म मशीनरी सॉल्यूशंस ऐप नाम दिया गया है। वो दिन दूर नहीं जब किसानों के खेत में प्रदूषण को बढ़ावा देने वाला हानिकारक धुआं नहीं होगा, स्वच्छ पर्यावरण और किसानों का आर्थिक विकास होगा। स्वस्थ कृषि, स्वच्छ पर्यावरण और अच्छे स्वास्थ्य के प्रति अपने हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर फसल अवशेष प्रबंधन योजना का श्रेष्ठ नेतृत्व कर रहा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। किसान भाइयों, अच्छी पैदावार के लिए बेहद ज़रूरी है कि उन्नत बीज, पटवन, पौधों की दूरी, खाद प्रबंधन, खासकर खरपतवार नियंत्रण, कीट प्रबंधन आदि बातों की सही जानकारी हो। और अभी वक्त हो रहा है सरसों की बुआई का, और जो किसान भाई सरसों की बुआई करने वाले हैं तो हमारी यह जानकारी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। जी हाँ, सरसों की वैज्ञानिक खेती, इसी बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अभी खरीफ फसलों की खेती अंतिम अवस्था में आ गई है और साथ ही आगे आप लोग रबी फसलों की तैयारी करेंगे। तो रबी फसलों की खेती कैसे करें, कैसे अच्छा उत्पादन हो, खासकर रबी फसलों में सरसों का खेती कैसे करें और कैसे इसका बेहतर उत्पादन हो, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं राजीव कुमार जी, जो कृषि विज्ञान केंद्र पटना में विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद पे कार्यरत है। राजीव जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि रबी फसलों में अभी किन किन फसलों की खेती हमारे किसान भाई कर सकते हैं, उसकी तैयारी शुरू कर सकते तो हैं। सबसे पहले हमारे किसान भाई को यह देखना चाहिए कि रबी फसलों के जो बीज हैं, खास करके सरसों के, मसूर के, चना के, मटर के, खेसारी के और गेहूं के, किसी भी संस्था जहां पर में बहुत ही गुणवत्ता युक्त बीज मिलता है, जैसे कि वह हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पटना से भी ले सकते हैं, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से ले सकते हैं, चाहे राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा में है वहाँ से भी वह बीज की व्यवस्था कर सकते हैं। अब हम आकर के बात करते हैं विशेष रूप से सरसों की। तो सरसों को, जैसे कि रबी फसलों में हमारी पहली फसल सरसों की लगती है, तो सरसों की फसल को लगाने के लिए हमें यह देखना है कि वह बीज को हम उसको भी 2 ग्राम प्रति किलो जो बेबिस्टिन है या कार्बेंडाजिम जिसको बाज़ार में मिलता है उससे उपचारित कर लेंगे। और उस उपचार के पश्चात हम इसमें जो खेत में जो उर्वरक का व्यवहार करते हैं उसमें हम कहते हैं कि 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फेट और 20 किलोग्राम पोटास और 20 केजी प्रति हेक्टेयर सल्फर का प्रयोग तेलहनी फसलों में बहुत ही आवश्यक है। सल्फर को मास्टर न्यूट्रिएंट ऑफ ऑयलसीड क्रॉप भी कहा जाता है, यानी कि हमको गंधक का प्रयोग अपने तेलहनी फसलों में निश्चित ही करना चाहिए, ताकि हमारा जो उत्पादन है सल्फर के प्रयोग से न बल्कि उत्पादन बढ़ता है हमारा, बल्कि उसके जो दाने हैं उसमें तेल की मात्रा भी बढ़ जाती है। क्योंकि सरसों प्रमुख आर्थिक फसल भी होती है जिससे किसान का आय भी बढ़ सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो इसके लिए ज़रूरी है कि सही खेत का चयन और सही किस्म का चयन हमारे किसान भाई करें। तो उसके लिए खेत की तैयारी कैसे करेंगे, किस प्रकार के खेतों में खेती की जा सकती है और कौन सा बेहतर किस्म होगा अपने बिहार के लिए? जी,
देखिए, जहाँ तक किस्म की बात है तो जैसे कि एक वरुणा करके किस्म आती है, उसके बाद RH अभी नई में एक RH 725 करके किस्म आई है। कुछ बायोफोर्टिफाइड किस्में भी हैं, जैसे PM30, PM31 आई हैं। और अभी कुछ दिनों से यह देखा जा रहा है कि कुछ संकर नस्ल की किस्में भी किसानों के बीच लोकप्रिय हो रही है। खेत की तैयारी के बारे में जब किसान भाई किस्म का चयन कर लेते हैं और लगाने की तैयारी कर, उस समय खेत की क्या स्थिति होनी चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए खेतों की? जी, खेत की तैयारी में हमें मुख्य रूप से यह ध्यान देना है कि इसकी माने खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी जो है, जहाँ पर में अगर पानी हम देते हैं तो पानी बहुत जल्दी उसका निकास हो जाना चाहिए, तो ऐसे खेत का हम चयन करते हैं। और उसमें जो अभी मैंने उर्वरक का बात बताया कि 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फेट और 20 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम सल्फर बुआई के वक्त खेत की तैयारी में ही मिला देना चाहिए, ताकि हमारे फसल की जो बढ़वार है शुरू से ही अच्छी रहे। और इसमें सिंचाई की जो जहाँ तक प्रबंधन है, तो हम लोग कहते हैं कि जब वह 4 पत्ते की अवस्था यानी कि 25 से 30 दिन का फसल हो जाता है तो हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए। और वहाँ पर में हमें यूरिया का जो उपरिवेशन है या जो टॉप ड्रेसिंग कहते हैं, वह 1 kg प्रति कट्ठा, यहाँ जो पटना ज़िले का जो कट्ठा है उसमें हम 1 किलोग्राम प्रति कट्ठे के हिसाब से कहते हैं उपरिवेशन करें। और उसके बाद पुनः जो फसल है वह काफ़ी अच्छी आती है। और दूसरी सिंचाई जो है यह 80 से 90 दिनों के बाद में हम इसका दूसरी सिंचाई करते हैं और वहाँ पर पुनः 1 किलोग्राम प्रति कट्ठे के हिसाब से हम यूरिया का उपरिवेशन करते हैं। क्योंकि बुआई के बाद आपने सिंचाई के बारे में बात की, और जब हमारे सरसों की फसल बड़ी होने लगती है तो कीट का चाहे कुछ बीमारियों का प्रकोप भी होता है, तो इससे बचाव हमारे किसान भाई किस प्रकार करें ताकि उनका उत्पादन बहुत अच्छा हो? जी, अगर हम सरसों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमें यह देखना है कि सिर्फ दो माने कीट में अगर देखें तो एक ही कीट इसमें समस्या पैदा करता है, वह है थ्रिप्स, ठीक है, जिसको हम लोग अपने हिंदी भाषी क्षेत्र में उसको लाही के नाम से भी जानते हैं। तो सरसों के फसल पर में वह आता है। तो उसके नियंत्रण के लिए 2 उपाय हैं। एक तो हो गया रासायनिक नियंत्रण, जिसमें एक इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा आती है, जिस दवा का प्रयोग हम 3 लीटर पानी में 1 ml दवा डाल करके अगर स्प्रे करें तो उसका नियंत्रण हो जाता है। दूसरा, हम अगर जैविक नियंत्रण की बात करें या उसके देखरेख की बात करें तो एक पीली चिपकाऊ पट्टी आती है, उसको अपने खेतों पर में लगा देना चाहिए। अगर वह नहीं उपलब्ध है किसानों के पास तो हमारी जो खाद की बोरी आती है पीले रंग की, उसके ऊपर में तीसी का तेल आप लगा दीजिए, अपने खेत पर में उसको लटका दीजिए। और अगर उसको हम देखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर लाही का कीट उस पर में चिपक रहा है, इसका मतलब किसान को मतलब बिल्कुल ही सजग हो जाना चाहिए कि आपके खेत में उसकी जो तादाद जो है काफ़ी बढ़ रही है, वह आपके फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में हमको तुरंत ही उस दवा का प्रयोग करके नियंत्रण करना चाहिए। उसके बाद एक रोग जो आता है इस फसल में, उस रोग का नाम है व्हाइट रस्ट, ठीक है। और उसके वजह से क्या होता है, जब फलियां बन जाती है फसलों में, फलियां बनने के बाद वह जो पौधे हैं वह टूट करके गिरने लगते हैं खेत में। तो ऐसी अवस्था में एक आता है आपको दवा, जिसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब नाम की दोनों मिक्सर दवा रहती है। तो उस दवा का प्रयोग 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम अगर स्प्रे करा लें। वैसे सरसों में आजकल सरकार का बहुत ही जोर है कि ड्रोन के माध्यम से भी, तो ड्रोन एक बहुत ही उपयोगी माध्यम साबित हो सकता है सरसों जैसी फसल में दवा के छिड़काव के लिए। तो किसान भाई ड्रोन की भी सेवा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा हमारे कृषि वैज्ञानिक राजीव कुमार जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी रबी फसलों और खासकर सरसों की वैज्ञानिक खेती के बारे में। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। राजीव जी, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, अभी आपने देखा सरसों की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। किसान भाइयों, कृषि क्षेत्र में नई तकनीक ड्रोन जो कि बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम जानेंगे कि कृषि क्षेत्र में नई तकनीक संचार माध्यम ड्रोन के महत्व के बारे में और उसकी क्या उपयोगिताएं हैं। इस सभी विषयों पर जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम एक क्रांति की बात कर रहे हैं। क्रांति मतलब जो हमारे साथ समस्या थी उसमें जो सुधार हुआ है, उस क्रांति की बात कर रहे हैं। खास करके खेती में बहुत बड़ी समस्या थी, चूँकि हमें रोज़ कीटनाशक के बारे में बताया जाता है, रोज़ हमें जो
कृमिनाशक है उसके बारे में बताया जाता है, रोज़ खरपतवार नाशक के बारे में बताया जाता है। लेकिन समस्या क्या होती है कि बड़े बड़े हमारे मक्के के पौधे हैं, बड़े बड़े हमारे धान के पौधे हैं। धान के खेत में जब हम जाते हैं किसान, तो धान हमारा जो शरीर है वो लगभग छिल सा जाता है। तो इस समस्या से निजात के लिए जो यंत्र आया है उस क्रांति की बात कर रहे हैं, ड्रोन, जिससे कि छिड़काव करना अब लगभग आसान हो गया है, लेकिन है बिल्कुल नई। तो हम इस विषय पर बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार से, जो संयुक्त निदेशक पौधा संरक्षण बिहार सरकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, जिस ड्रोन की बात करते हैं, चूँकि ड्रोन तो सब लोग हम लोग पहले से भी जानते हैं, ड्रोन का इस्तेमाल शादी ब्याह में कैमरा चलाने में होता था। ड्रोन का इस्तेमाल हमारे पड़ोसी देशों से जासूसी करने में उसका उपयोग होता था, और अब खेतों में छिड़काव करने में हो रहा है। कई काम हमने देखा पहले भी, अब नई तकनीक जो है वो छिड़काव करने की है। तो क्या सर ड्रोन किस तरह से काम करता है और क्या क्या काम करता है? सिर्फ छिड़काव तक ही है या और भी उससे और भी कुछ फ़ायदे हैं, और भी कुछ किन्हीं चीज़ों का वो जानकारी देता है, जाके हमारे खेतों की जानकारी, चाहे और भी कुछ है ड्रोन की खासियत? सबसे पहले किसान भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि ड्रोन को 4 श्रेणी में बांटा गया है। जो दूसरा श्रेणी है जिसको स्मॉल ड्रोन कहते हैं, छोटे ड्रोन हैं, उसी का उपयोग कृषि में होता है। और कृषि में इसका उपयोग जो है पौधा संरक्षण रसायन के छिड़काव में और नैनो यूरिया के छिड़काव में होता है। और यह बहुत ही कारगर है, और ये हमारी नई तकनीकी है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाभ है किसान भाई, वो कम समय में, कम पानी में और कम खर्च में छिड़काव हो जाता है। और सबसे अहम बात है कि जो छिड़काव करने वाले आदमी हैं उसके शरीर पर बुरा असर, कीटनाशी का बुरा असर नहीं पड़ता है। ये सबसे अति महत्वपूर्ण बातें हैं जो ड्रोन से होती है। और कन्वेंशनल मेथड ऑफ जो स्प्रे करते हैं उससे, जैसे हम गटोर से करते हैं, रॉकर स्प्रेयर जिसको कहते हैं, नैपसेक स्प्रेयर करते हैं या पावर स्प्रेयर से करते हैं, तो इसमें बहुत सारी हानि भी है। ड्रोन में समय की बचत होती है, पूंजी की बचत होती है, और आपको अच्छी से जो है छिड़काव होता है। तो ड्रोन कृषि में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो है अभी के समय में ICR के द्वारा ड्रोन से छिड़काव किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र में भी इसका छिड़काव हो रहा है। बिहार सरकार के द्वारा भी योजना लेने पर विचार हो रही है ड्रोन की। सो ड्रोन किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और इससे यद्यपि ड्रोन का कीमत 20 से 25 लाख रुपए के आसपास होती है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा FPO के लिए अगर ड्रोन परचेज करता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन करता है, तो 75% सब्सिडी मिलेगा। अगर कस्टम हायरिंग सेंटर करता है तो उसको 40% तक कीमत का सब्सिडी मिलेगा। और कोई BSc AG पास किया हुआ बंदा करता है तो उसको 50% तक सब्सिडी मिलेगा। और ड्रोन के लिए सबसे पहले चाहिए कि उसका पायलट का, ड्रोन चलाने वाले को पायलट कहते हैं, पायलट का लाइसेंस लेना पड़ता है, वही जो है ड्रोन का छिड़काव कर सकते हैं। और ड्रोन के छिड़काव में सबसे अति महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये इसका छिड़काव जो है किन किन जोन में नहीं होता है। उसके आधार पर रेड जोन होते हैं, येलो जोन होते हैं, फिर ग्रीन जोन होते हैं। तो रेड जोन जो कि अति महत्वपूर्ण VIP एरिया है, उसके जगह पर ड्रोन का छिड़काव नहीं होगा। जिसको रेड, जैसे एयरपोर्ट का इलाका होगा वो रेड जोन नहीं होगा, VVIP का इलाका होगा वहाँ ड्रोन का छिड़काव नहीं होगा, तो रेड जोन हुआ। उसके बाद येलो जोन, येलो जोन को माना गया है कि जैसे एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर के दूर, एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर के दूर को जो है येलो जोन कहा जाता है। वहाँ आप 200 फीट तक आप उड़ा सकते हैं ड्रोन को।
ठीक है। और ग्रीन जोन में आप 5 किलोमीटर से बाद का जो एरिया होगा एयरपोर्ट से, वो ग्रीन जोन होगा। ग्रीन जोन में आप ड्रोन को 400 फीट तक उड़ा सकते हैं और 1 एकड़ के छिड़काव में ड्रोन से मात्र 7 से 8 मिनट का समय लगता है और 10 लीटर पानी ही लगता है। जबकि आप कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो उसमें 1 एकड़ में 125 लीटर पानी चाहिए और कम से कम 1 लीटर के छिड़काव में 1.5 से 2 घंटा समय चाहिए। तो वैसे क्षेत्र जो ताल क्षेत्र हैं जहां पानी का अभाव है, वहां ड्रोन से आप छिड़काव कर सकते हैं। ये अति महत्वपूर्ण चीज है, इसमें किसानों को कहीं कोई निसंदेह नहीं होना चाहिए और ड्रोन के छिड़काव को हमेशा जो है कन्वेंशनल मेथड ऑफ छिड़काव से काफ़ी अच्छा रहता है। सर, इसमें और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ड्रोन से जो छिड़काव करते हैं उसमें पोषक तत्व, उसका जो कैमरा होता है ड्रोन में, तो उससे पोषक तत्व की उपलब्धता की भी पता लगती है। बहुत अच्छी बात आपने कहा। ड्रोन में जो है सेंसर बेस्ड कैमरा रहता है। वो छिड़काव करने के अलावे आपके जमीन में कौन कौन से पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या फिर नमी की क्या कमी है वो भी बता सकता है। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज हुआ किसानों को कि उसके अनुसार कर देते हैं। और जो दूसरा चीज है वो जियो फेंसिंग कर देता है, जियो फेंसिंग भी कर देता है, इसलिए एक्चुअल समय पर उसका जमीन पर छिड़काव होता है। इस क्रांति जिसकी बात कर रहे थे डॉक्टर प्रमोद कुमार ने, उसको विस्तृत रूप से समझाया और निश्चित रूप से यह कारगर है हमारे लिए, चूँकि न फसल की बर्बादी और ऊंचे फसल, खास करके जो हम बगीचे की भी बात कर सकते हैं उसके लिए, या और जो भी है उसके लिए एक निश्चित रूप से किसानों के लिए क्रांति बनकर ही ड्रोन आया है। सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और किसान भाइयों, दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आपने जाना सरसों की वैज्ञानिक खेती के विषय में और साथ ही कृषि क्षेत्र में संचार माध्यम ड्रोन के विषय में। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी दी गई जानकारियाँ आपके लिए बेहद ही खास रही होगी। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।